आप लोगों को कोई डाउट? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये बोर्ड के अकॉर्डिंग 8 मार्क्स का आता था, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जितने भी आपके रीजंस वाले क्वेश्चन होंगे वो जरूर अटेम्प्ट करिएगा, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जेई के लिए भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। कुछ मैंने पढ़ाया था क्या इसमें? नाइट्रोजन इंट्रोडक्शन दिया था। पी ब्लॉक में देखिए हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं, बेसिकली 13 to 18 ग्रुप होते हैं। 13th और 14th ग्रुप जो है क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें 15th ग्रुप से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। 15th ग्रुप जो होता है आपका वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन फैमिली वाला होता है, नाइट्रोजन फैमिली। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं उनका नाम लिख लेते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके बाद क्या आता है? आर्सेनिक, एंटीमनी, उसके बाद आ एंटीमनी। जाएगा बिस्मुथ। तो बेसिकली ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ेगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा ताकि कभी भी उठाएं तो समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ, कभी भी पीरियड फाइंड आउट करना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। उसमें देखिए जो सबसे बड़ा वाला शेल हो या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, वो आपका पीरियड दे देगा। ग्रुप फाइंड आउट करना है, चूंकि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है। और बाकी आपने क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। एंड देयर विल बी ऑलवेज एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन रहेगा, उसके बाद बाद में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसकी। इस पूरे चैप्टर में ना हमें क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि ये ग्रुप अगर एयर से रिएक्ट करता है तो क्या होगा, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, उनमें कौन स्टेबल होगा, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। उसके बाद आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जैसे नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद वाले में हम सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ले लेंगे, उनका प्रिपरेशन देखेंगे। और फिर उनका केमिकल रिएक्शन देखेंगे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। अलग अलग चीजों से रिएक्ट करके उस कंपाउंड को देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करते हैं तो डाई नाइट्रोजन जो होता है आपका वो बेसिकली क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। बाकी जितने भी इसमें होते हैं सारे के सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस while all others are solids, ठीक है। इसका मतलब तो यही होगा कि नाइट्रोजन गैस में प्रेजेंट है, हाँ, जैसे बाकी सारे। बाकी सब सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं। अब वो सॉलिड किस टाइप से है वो डिपेंड करता है, मतलब लूजली पैक्ड होगा, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, उस तरीके से भी हो सकते हैं। लेकिन जो डाई नाइट्रोजन होता है ये किस फॉर्म में होता है, डायटोमिक गैस, गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। सक्षम। यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन, जितने भी इस ग्रुप में एलिमेंट होते हैं सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं उनके। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स आपने पढ़ा होगा, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। वैसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन all the elements show allotropy, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये जो दोनों होते हैं आपके नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल होते हैं, ये मेटलॉइड होते हैं, होता है। और ये टिपिकल मेटल होता है आपका बिस्मथ। तो उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, वहीं पे हम बात कर लेंगे आर्सेनिक की एंड
antimony are metalloids और एंड फिर बिस्मथ की बात करें तो ये टिपिकल मेटल होता है, बिस्मथ इज अ टिपिकल मेटल। क्लियर है सक्षम, अभिनव? Yes. हो जाए तो बता दीजिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। Done. वेरी गुड। अब ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। देखिए यहाँ पे हम बेसिकली एलिमेंट को स्टडी करते हैं, ठीक है, एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ कुछ एक्सेप्शंस आते हैं और कुछ ट्रेंड होता है जो फॉलो होता है, उसे ध्यान में रखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। वो डिपेंड करता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात किया जाए, और दूसरी बात की आपको पता है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट अपने ग्रुप में एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल साइज होता है, ठीक है, इस वजह से वो एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपसे अगर मैं पूछूं, यहाँ है NF3 और यहाँ है PF3, यहाँ NF5 और यहाँ है PF5। तो आई थिंक ये आप लोग आंसर दे सकते हैं। क्या ये NF5 बनाएगा, नाइट्रोजन पेंटावैलेंट बनाएगा क्या? सक्षम, No, sir. अभिनव? नाइट्रोजन जो है पेंटाहेलाइड बनाएगा? No, sir. नहीं बनाएगा, क्यों? क्यों नहीं बनाएगा? आप लोगों को पता है ये क्यों नहीं बनाएगा? Am I audible to both of you? सर वेकेंट और वाइटल के एग्जैक्टली ये सब डिस्कस इसी चैप्टर में करना है। बेसिकली नाइट्रोजन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड एलिमेंट में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, वहां पे डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जिसके वजह से बॉन्डिंग ज्यादा नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए इसकी वैलेंसी जो कोवैलेंसी है, ठीक है, वो कम हो जाता है, ठीक है। कम क्या हो जाता है, जितना होता है उतना ही रहता है। जबकि फास्फोरस उसके नीचे वाले में थर्ड पीरियड एलिमेंट आता है तो वहाँ 3D ऑर्बिटल होता है, उसके नीचे में 4D ऑर्बिटल होता है। वो वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। इसलिए ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, ठीक है। जैसे कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बना सकता है क्या कार्बन? सक्षम? नो सर। नहीं बना सकता, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ मैं, उसको लिखते चलिएगा। द द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन states of these elements are -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा एंड +5 होगा, ठीक है। -3 +3 एंड +5। अब ये क्यों होगा आपको पता है कि -3 कब होगा? जब इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट आ जाएगा तो वहां -3 हो जाएगा, ठीक है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा तो +3 हो जाएगा, 3 गेन कर लेगा, यहाँ क्या करेगा? 3 लूज करेगा, ठीक है, शेयरिंग हो रहा है। और यहाँ +5 क्या हो जाएगा? जब इससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, जैसे ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व हो गया या फ्लोरीन के साथ इन्वॉल्व हो गया, तब, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3
ऑक्सीडेशन स्टेट, द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो यहाँ ऐसे भी सवाल पूछ सकता है आपको कि ऊपर से जब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, या अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो गया आपके लिए, ठीक है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। Yes. नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ जाएगा, नाइट्रोजन जो होता है अगर एसिड सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, जब टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था आपने, तो वहां पे आया था एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। पता है आप लोगों को क्या होता है अभिनव? in case of nitrogen, all oxidation states from +1 to +4 tend to disproportionate इन एसिड सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल भी दूंगा मैं, इन एसिड सॉल्यूशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब पता है सक्षम, अभिनव बोलिए कुछ आप लोग प्लीज। इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखता हूँ इस रिएक्शन। अभिनव, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो मैंने कुछ पूछा आप लोगों से, डिस्प्रोपोर्शनेट या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? पता है तो बताइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर शायद रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही एक ही रिएक्शन में हो रहा हो। एक ही रिएक्शन में ही, एक रिएक्शन में सेम एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, सेम एलिमेंट का, उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। सक्षम, पता था आपको या भूल गए थे? चलिए इसे लिखिए, हो गया। इसके बाद एक एग्जांपल देता हूं इस पे। हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है अपने पास, HNO2 है जिसका 3 मोल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। बैलेंस करके लिख रहा हूँ मैं बेसिकली। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास HNO3, फिर आ जाएगा आपके पास H2O, एंड देन आ जाएगा आपके पास 2NO, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग जल्दी से नाइट्रोजन का, जितने 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है 2 प्रोडक्ट में, एक रिएक्टेंट में, तीनों का आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताइए। आप लोगों ने निकाला सक्षम, अभिनव? सर HNO2 का HNO2 पे N का कितना आ रहा है? +3। वेरी गुड, +3। इसका HNO3 का सक्षम, अब आप बताइए प्लीज। सक्षम, अभिनव आपसे निकला ये वाला सर 5। 5। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ
NO पे N का कितना होगा? जीरो। ये +2 आएगा ना, इसका निकालेंगे ऑक्सीजन -2 और ये +2 हो जाएगा। ओ यस सर। तो यहाँ पे देखिए +3 से ये +5 में जा रहा है, तो ये सीधे सीधे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी में क्या हो रहा है आपका, यहाँ से +2 में जा रहा है, +3 से +2 में, तो ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है कि नहीं? यस सर। वेरी गुड सक्षम, आपको समझ में आया? चलिए ये लिख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल। स्लाइड चेंज करूं? Yes. चलिए अब टॉपिक डालिएगा, क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला जो बनाएगा वो किस टाइप का बनाएगा, EH3 टाइप बनाएगा। अगर E एक 15th ग्रुप एलिमेंट है तो ये किस टाइप का बनाएगा, EH3 टाइप बनाएगा कि नहीं? अगर आप ये करते हैं E और H, इसका वैलेंसी 1 इसका वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा फॉर्मूला, EH3 टाइप बनाएगा ना? Yes. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही सारी चीजें लिखूंगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स of type EH3 EH3 where E जो होगा क्या क्या है आपका, where E equals to phosphorus, sorry, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख लीजिए, फिर दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट भी यही लिखता है, जो हाइड्राइड्स होते हैं NH3 अमोनिया से लेके BiH3 तक, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। इसका रीजन भी बता देता हूं मैं, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाता है ना, तो ये इजिली क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड एनर्जी वो वीक होते जाता है। ठीक है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाला एज कम्पेयर टू BiH3। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जाता है। डन। Done. अब देखिए यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की बात होती है, तो अमोनिया जो है बेसिकली ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अमोनिया इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, वेयर एज वाइल लिख देता हूँ, वाइल BiH3 is the strongest reducing agent amongst all other elements, all other elements in this group, in this group, due to weaker bond length। ठीक है, क्योंकि ये इसका बॉन्ड जो होता है वो काफी ज्यादा वीक होता है, ड्यू टू बॉन्ड वीक बॉन्ड, ड्यू टू वीक बिस्मथ हाइड्राइड बॉन्ड। तो
ये स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, सारी चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। ओके। ये हो जाए तो बताइएगा आप लोग। Done. ओके, अब देखिए हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यहाँ पे दो टाइप का फॉर्मूला बनता है, दो टाइप का कंपाउंड बनाता है। एक तो आपका बना लेगा सिंपल E2O3 और एक बना लेगा आपका E2O5। E2O3 और E2O5 बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वही चीजें करेंगे, इसके बारे में लिख रहे हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स सर ऊपर वाले में EH5 क्यों नहीं है? हाइड्राइड पेंटाहाइड्राइड नहीं बनाता है, ठीक है, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से नहीं। समझ में आया सक्षम? यस सर। यहाँ देखिए all these elements form two types of oxide, two types of oxides। कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो E2O3 होंगे और एक क्या होगा E2O5। E का मतलब आपका क्या है? E का मतलब हो गया 15th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, द ऑक्साइड्स ऑफ E2O3 of nitrogen and phosphorus, ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? आर प्योरली एसिडिक, प्योरली एसिडिक। उसके बाद बाकी के दो नीचे मेटलॉइड थे वो क्या शो करेंगे? एम्फोटेरिक होंगे। और जो टिपिकल मेटल था आपका बिस्मथ वो क्या होगा? बेस होगा। समझ में आई बात? यस सर। तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे लिखता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ इधर। एंड दैट ऑफ, कंटिन्यू वहीं से करिएगा, दैट ऑफ आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स, सॉरी एम्फोटेरिक। मेटलॉइड तो मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। इनका जो ऑक्साइड्स होगा आर एम्फोटेरिक, while bismuth is base, predominantly base, या बेसिक लिख सकते हैं, बेसिक लिख दीजिए, एसिडिक बेसिक। इसमें भी प्योरली एसिडिक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। ये पॉइंट्स एकदम इजी है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अभिनव। अब देखिए अपने पास आ जाएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। हेलोजेंस की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ भी दो टाइप का फॉर्मूला बनाता है आपका। एक बनाता है आपका EX3 और दूसरा जो बनाता है आपका EX5 बनाता है, ठीक है। तो EX3 में आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजन का जो हेलाइड होता है, ट्राई हेलाइड, ना के बराबर बनाता है, कोई भी नहीं बनाता है एक्सेप्ट NF3 बनाता है, वो भी लेस स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो ट्राई हेलाइड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ दो टाइप का फॉर्मूला बनाता है, एक EX3 और एक EX5, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है ये एक्स क्या है? तो हेलोजेंस है। एक्स क्या है? एक्स जो है आपका वो क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और ट्राई हेलाइड में नाइट्रोजन कुछ नहीं बनाता एक्सेप्ट बस NF3 बनाता है, वो भी बहुत लेस स्टेबल होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में लिख रहा हूँ। दीज एलिमेंट्स फॉर्म टू टाइप ऑफ हेलाइड, फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हेलाइड्स। कौन कौन सा? एक EX3 एंड यहाँ पे हो जाएगा EX5, दो टाइप का बनाता है। और जैसे कि मैंने बताया ट्राई हेलाइड्स के बारे में,
वही लिख रहा हूं मैं, ऑल ट्राई हेलाइड्स all the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं बाकी सारे एक्सेप्ट नाइट्रोजन के. इन केस ऑफ नाइट्रोजन, इसमें NF3 एग्जिस्ट करता है. इन केस ऑफ नाइट्रोजन only NF3 is known to be stable. Known to be stable. एक चीज और लिख लीजिएगा, ट्राईहेलाइड्स एक्सेप्ट BiF3 are covalent in nature. Covalent in nature. बहुत आसान है. सर BiF3 क्या है? आयोनिक. हाँ, ये आयनिक होगा. ओके सर. Done. चलो, डन. वेरी गुड. अब देखिए, यहाँ पे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली. अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन की. ठीक है, तो सबसे पहले कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में हम डाई नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं. तो उसकी प्रिपरेशन देखेंगे. ठीक है, और उसके बाद कुछ उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. तो टॉपिक डालिएगा आप लोग, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. अब वो ये हो गया आपके पास कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो इसमें आ जाएगा अपने पास नाइट्रोजन गैस या फिर डाई नाइट्रोजन लिख सकते हैं. नाइट्रोजन गैस या फिर डाई नाइट्रोजन लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा. डाई नाइट्रोजन क्या होता है? गैस ही होता है, गैस के फॉर्म में होता है डाई नाइट्रोजन. एंड ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन की बात कर ले रहे हैं. प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लेबोरेटरी मेथड सीखते हैं. लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन. देखिए, यहाँ लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जब बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट में डालते हैं तो हमें N2 गैस मिलता है. क्या मिलता है? N2 का मतलब क्या हो गया आपका? नाइट्रोजन गैस हो गया. ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? चलिए, यहाँ पे मैं Yes. लिख रहा हूँ कि अमोनियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में डाल के हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक्वस में रिएक्ट कराते हैं. तो अपने पास मिलता है N2 गैस, उसके साथ में मिल जाएगा आपको H2O विच विल बी इन लिक्विड स्टेट, एंड देन NaCl जो कि आपका क्या होगा? एक्वस में होगा. NaCl किस में होगा? एक्वस में होगा. जनरली बेसिकली ये पता है आपको, 2 स्टेप में होता है. ठीक है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है. मैंने सिंगल स्टेप में लिखा है, एक्चुअल में 2 स्टेप वाला भी लिख देता हूं मैं, 2 स्टेप्स रिएक्शन. ठीक है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप. ठीक है, पहले क्या होता है आपका कि पहले आपका होता है NH4Cl प्लस में NaNO2 करते हैं हम लोग, NaNO2. तो यहाँ पे बनाता है सबसे पहले NH4NO2. ठीक है, NH4NO2.
और इस NH4NO2 को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसके साथ NaCl भी मिलता है, क्या मिलता है, इसके साथ NaCl भी मिलता है। अब इसको क्या करेंगे हम, NH4NO2 को हमने कर दिया हीट। हीट करते ही अपने पास यहाँ पे मिल जाएगा अमोनिया, मिल जाएगा NH3 सॉरी अमोनिया नहीं यहाँ क्या मिलेगा, N2 मिलेगा, जो कि गैस बन के उड़ जाएगा और उसके साथ 2H2O हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बेसिकली ये एक स्टेप में लिखा है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्रेट में डालते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है और NaCl मिलता है, और फिर इस अमोनियम नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस मिलता है विच इज डाइनाइट्रोजन और H2O बनता है। Done. अब अपने पास जो दूसरा मेथड आता है वो हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट की बात करें तो सबसे पहले अमोनियम डाइक्रोमेट बनाएंगे NH4 का होल ट्वाइस, और फिर यहाँ आ जाएगा क्रोमेट Cr2O7। ठीक है, इसको हम कर देंगे सीधे हीट, तो यहाँ पे अपने को दे देगा N2 और इसके साथ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, क्या क्या निकलेगा, 4H2O और उसके साथ निकल जाएगा कार्बन Cr2O3। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है आपका डाइनाइट्रोजन बनाने का। ठीक है, थर्ड जो आएगा आपका सबसे प्योर जो नाइट्रोजन गैस मिलता है, ठीक है, ये बेसिकली अजाइड से मिलता है। कैसे मिलता है तो उसकी बात करते हैं हम लोग। वेरी प्योर नाइट्रोजन can be obtained by हीटिंग, इसमें भी हीट करते हैं हम लोग सोडियम और बेरियम अजाइड, ठीक है, अजाइड का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, अभिनव? सक्षम? अजाइड का फॉर्मूला बताइए जरा, मैंने आप लोगों को उसमें लिखवाया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बताइए, यहाँ से बैरियम अलग हो जाएगा, यहाँ से N2 निकल जाएगा, क्या निकलेगा, N2, 3N2 कर देंगे, और यहाँ से क्या निकलेगा, सोडियम निकल जाएगा, सोडियम 2Na निकल जाएगा, और यहाँ पे 3N2 फिर से निकल जाएगा। तो हमें किससे मतलब है, डाई नाइट्रोजन बनाना था, बना दिया। अभिनव, सक्षम, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? अजाइड, Yes. यस सर। यस सर। अजाइड का फॉर्मूला क्या होता है? सर याद नहीं था। N3-, तो बोला करिए, कुछ तो बोला करिए आप लोग, N3-। ठीक है, Okay. अगर ऐसे आप लोगों को पूछ दे और ये रिएक्शन दे दिए तो इतना तो देखा करिए कि Na जो है वो तो प्लस में रहेगा, ओवरऑल चार्ज कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तो माइनस में होगा, तभी तो मिला के ये NaNH3 बना। या फिर इस पे भी खेल सकते हैं आप लोग, Ba जो होता है वो +2 में होता है, और यहाँ पे N3 है और वो भी ट्वाइस है, तो इसको -2 तो नहीं हो सकता क्योंकि ट्वाइस है, -1 होगा तभी तो ये होगा। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। Yes. हो गया, लिख लीजिए इससे पहले। Done. स्लाइड चेंज करो। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हम इसकी बात कर लेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे हम लोग, तो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होता है, तो उसी के बारे में लिख रहा हूँ। N2 इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं
odorless gas and very less soluble in water. नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज neither combustible nor supporter of combustion. ये पॉइंट बहुत आसान है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं मैं, नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन, इससे लिख लीजिए। इन दोनों पॉइंट में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ऊपर वाला हो जाए तो बताइएगा। अब देखिए जी, सपोर्टर ऑफ कंबशन, जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही क्या होता है, चीजें कंबस्ट होती है, ठीक है, जलती है। और तो सर ये क्या, कंबस्टिबल भी तो कम, वही चीज। हाँ कंबस्टिबल वही चीज है। कंबस्टिबल का मतलब ये जलता नहीं है जल्दी, ठीक है। जैसे आपने वुड को गीला कर दिया उसके बाद वो कंबस्टिबल नहीं रहता, बहुत कम जलता है, ठीक है। लेकिन वही सूखा हुआ हो, ड्राई हो तो इजीली कंबस्ट हो जाता है। समझ रहे हैं अभिनव? यस सर। अब देखिए रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, जब भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो वहाँ निट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया आपका, अगर मैं पूछूं कि निट्रिक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हुआ है वो आपका एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, मैंने सवाल पूछा है, एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? कंबाइंस विथ डाइऑक्सीजन सर एंड only at high temperatures, only at high temperature about 2000 Kelvin पे हम लोग करते हैं टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि हमने खुद टेम्परेचर इंक्रीज किया है, एनर्जी दिया है। इसका मतलब N2 और O2 का जो फॉर्मेशन है, बेसिकली 2NO का नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो क्या होगा आपका, एंडोथर्मिक होगा। बहुत आसान है। डन। अब इसकी यूजेस की बात कर लेंगे हम लोग, यूजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो यूजेज है, अपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में हैवर्स प्रोसेस पढ़ा था। हैवर्स प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, याद नहीं है, चलिए कोई नहीं, अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो इसका यूजेज वहां भी होता है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाय हैवर्स प्रोसेस, बाय हैवर्स प्रोसेस। दूसरा जो यूजेज होगा, लिक्विड डाइनाइट्रोजन, ये आई है, बड़ा सा हो गया। लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज used as a refrigerant to preserve biological material या फिर फूड आइटम्स भी। डाइनाइट्रोजन गैस रहता है ना चिप्स चिप्स के अंदर जो लेज वगैरह होते हैं, फूड आइटम्स, ये लिख।
अब देखिए यहाँ पे हमने डाइनाइट्रोजन कर लिया, अब हम बात करेंगे अमोनिया की। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका NH3। ठीक है, तो NH3 में भी हम क्या देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे प्रिपेयर किया हमने। तो अमोनिया की बात करते हैं हम लोग जब, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका प्रिपरेशन और आसान है। सबसे पहला पॉइंट, बाय द एक्शन ऑफ बेस और अल्काली मेटल्स, ठीक है, टू एनी अमोनियम सॉल्ट, किसी भी अमोनियम सॉल्ट को बेस से रिएक्ट करिएगा तो आपका अमोनिया देगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ एनी बेस और अल्काली और अल्कलीन अर्थ मेटल्स, अल्कलीन, अल्कली रहने दीजिए, अल्कलीन अर्थ मेटल्स भी बेसिक होता है वो पता है, ऑन एनी अमोनियम सॉल्ट, ऑन एनी अमोनियम सॉल्ट। एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 नाइट्राइट और इसको मिला दिया NaOH से, और इसके बाद आपने हीट कर दिया इस पे, तो ये सीधे सीधे दे देगा आपका अमोनिया प्लस NaNO3 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका H2O भी निकल जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाता है अमोनिया। फिर दूसरा तरीका, यही अमोनियम सल्फेट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अमोनियम सल्फेट लेके मैंने CaOH का वोल्ट वाइज से रिएक्ट करा दिया और इसको मैंने कर दिया हीट, तो यहाँ दे देगा ये 2NH3 और यहाँ पे क्या दे देगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और फिर आ जाएगा 2H2। ठीक है, तो किसी भी बेस अल्काली मेटल से अगर आपने रिएक्शन कराया है किसी भी अमोनियम सॉल्ट को, तो ये सीधे सीधे अमोनिया दे देगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, सर यस। सर जो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में 3 मेथड थे, तो उनमें से ऐसा भी होता है कि जो प्रायोरिटी दी जाती है उस बेसिस पे। क्या क्या? सर जो नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के 3 अलग अलग मेथड्स थे, हाँ हाँ उनमें ऐसा भी होता है कि किसी को प्रायोरिटी दी जाती है कोई बेसिस पे, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। अब वो देखिए, जैसे आपको अगर क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ देता है, ठीक है, कि लेबोरेटरी मेथड से ही प्रिपेयर करके दिखाइए, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट वाला लेबोरेटरी मेथड है, या फिर डायरेक्ट पूछ देगा कौन से नाइट्रोजन का प्रिपरेशन दिखा दीजिए, कोई सा भी रिएक्शन लिख दीजिए। ठीक है, अब उसमें ये है इंडस्ट्रियल पर्पस में कि वेरी प्योर चाहिए, किस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, ओके सर। ये हो गया। यस। चलिए, अब देखिए अपने पास क्या आता है, जैसे कि आपको पता है कि जो खाद होते हैं बेसिकली यूरिया, यूरिया में क्या होता है NH2 होता है, तो वो सॉइल वगैरह से भी नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल के, जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड एज फॉर एग्जांपल यूरिया, वहाँ पे भी अमोनिया इजीली बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग, अमोनिया इज प्रेजेंट in a small quantity, in a small quantities in air or soil, in air or soil, where it is formed by the decay of nitrogenous organic matter, nitrogenous organic matter, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर की जब बात कर रहे हैं हम, तो मतलब एक तरह से यूरिया कह सकते हैं, आई दैट इज यूरिया। तो देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली यूरिया का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, NH2CO NH2,
इसके साथ वाटर कंबाइन होता है तो ये हमें एक कंपाउंड देता है अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस और ये CO3 अमोनियम कार्बोनेट। और फिर ये काफ़ी टाइम बाद मतलब एक दूसरे से कंबाइन होने के बाद यहाँ पे दे देगा आपको अमोनिया 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2। ये लिख लीजिए। सर आपने सेकंड स्टेप में क्या बताया? सेकंड स्टेप में देखिए यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक यूरिया जो होता है वाटर से मिलकर एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। और फिर इसके साथ काफी टाइम बाद जैसे ये बेसिकली क्या होता है, टूट जाता है। ये क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। डिकम्पोज हो जाता है NH3 में, H2O में और CO2 में, ठीक है। और ये अगर ट्रैप्ड रहता है तो ये बेसिकली क्या रिवर्सिबल रिएक्शन है, इधर से इधर भी जाता है और इधर से इधर भी जाता है। ओके सर, जी, डन। डन, वेरी गुड। अब देखिए हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड की, हैवर्स प्रोसेस जिसकी बात करते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल methods of preparation। इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ हैबर्स प्रोसेस से बनाते हैं हम लोग, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, N2 प्लस 3H2, ठीक है। और यहाँ ये क्या होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें हमें देना पड़ता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड Fe2O3 वगैरह यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड, और प्लस में हम कर देते हैं K2O एंड Al2O3 वगैरह यूज करते हैं। तो ये सीधे सीधे अपने को दे देता है 2NH3। सक्षम आप कुछ कह रहे थे, कहने से पहले ही बंद हो गया, म्यूट हो गया। अभिनव, सर ये आयरन ऑक्साइड क्या लिखा? आयरन ऑक्साइड प्लस K2O, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस Al2O3 कैटलिस्ट वगैरह यूज किया जाता है। ये क्लास खत्म होने से पहले एक बात बताइएगा, सर। ये हैबर्स प्रोसेस पे मुझे एक सवाल पूछना है जो कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से, यहीं पे आप लोग एक सवाल लिख दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो अमोनिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और प्रेशर घटाएंगे तो अमोनिया पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। और टेम्परेचर सेम एज टेम्परेचर के लिए भी ये आप लोग आंसर देंगे। आज बहुत सारा सवाल देने वाला हूं मैं आप लोगों को, वो करके आना, ठीक है। और वो बेसिकली आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो आप लोग सर को भेजिएगा, निष्कर्ष सर को, वो मुझे भेज देंगे, ठीक है। यस। चलिए तो ये था हैवर्स प्रोसेस। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये भी क्या होता है आपका, कलरलेस होता है विद अ पंजेंट स्मेल। तो हम लिख सकते हैं अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल। ओडोर कह सकते हैं या फिर पंजेंट स्मेल कह लीजिए। ये हो जाएगा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके। पहले ये लिख लीजिए, डन। अब देखिए अपने पास क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज,
देखिए यहाँ पे जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो ये जो अमोनिया होता है आपका ये वीकली बेसिक होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं लिख रहा हूँ कि इट्स एक्वस सॉल्यूशन, its aqueous solution is weakly basic, is weakly basic due to formation of OH minus ions, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल NH3 को अगर मैंने H2 में डिप किया, ठीक है, H2 में डाला, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो कि क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव बनाएगा एक्वस, और प्लस में क्या रिलीज होगा, OH माइनस एक्वस में रिलीज होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए इसी से रिलेटेड है, जब भी अमोनियम सॉल्ट, कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो जाए आपका, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, ये एज अ वीक बेस के होने की वजह से किसी भी चीज से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है, ठीक है। मेटल से रिएक्ट करके, बेसिकली मेटल से रिएक्ट करके ये क्या दे देता है आपका, मेटल ऑक्साइड वगैरह दे देगा, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट्स विद एसिड्स, एज फॉर एग्जाम्पल कैसे बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4 एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि एज अ वीक बेस it precipitates the hydroxides of many metals, from their salts, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या बना लेता है आपका, एक अमोनियम सॉल्ट बना लेता है विद एसिड, ठीक है, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विद एसिड्स, एग्जाम्पल NH4Cl वगैरह बना लेता है। इस एक रिएक्शन कराते हैं हम लोग, जैसे आपके पास FeCl3 है एक्वस सॉल्यूशन में, और हमारा जो NH4OH है, NH4OH, ये दोनों रिएक्ट होके क्या बना लिया, Fe2O3 डॉट XH2O, और प्लस में आ जाएगा आपका NH4Cl। ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ ब्राउन PPT दे देता है, ये ब्राउन कलर का होता है। सर वो रिएक्टेंट में NH4 है NH3, जी सक्षम, सर वो रिएक्टेंट में NH4 है NH3, NH4 है, NH4OH, NH3 नहीं होगा ना। हो गया, कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? चलो नो सर। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड रिएक्शन है अपने पास, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल जैसे वो लिया था हमने, वैसे ही ZnSO4 ले लिया एक हमने। ZnSO4 को अगर 2NH4OH से रिएक्ट कराते हैं, ये सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस स्टेट में, तो यहाँ ये क्या बना लेगा, ZnOH का होल ट्वाइस बना लेगा, और इसके साथ एक सॉल्ट चला जाएगा, मतलब अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4। ये सारे के सारे किस में होंगे, एक्वस में होंगे, ठीक है। ये सॉलिड में होगा आपका, यहाँ पे ये जो था ये क्या था, ये सॉलिड में था,
तो यहाँ पे ये बना लेगा वाइट पीपीटी, वाइट पीपी। देखिए अमोनिया में क्या होता है, एक लोन पेयर होने की वजह से वो डोनेट इजीली कर सकता है, जिसकी वजह से उस पे क्या होता है, वो इट एक्ट्स एज लुइस बेस की तरह एक्ट करता है। ये बात पता है हम लोगों को ऑलरेडी। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड हो जाएंगे। यस। चलिए इसे लिख लीजिए, आप लोग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन atoms of ammonium molecule makes it a Lewis base। ठीक है, क्योंकि ये इजीली डोनेट कर सकता है। इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, it donates the electron pair and forms linkage with metal ions। जैसे आप लोगों ने याद हो तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा था कि जो लिगेंड होते हैं वो एज ए लेविस बेस की तरह एक्ट करते हैं कि नहीं। यस। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं मेटल आयंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्स, जिसका भी एग्जांपल दे दूंगा मैं, फाइंड्स एप्लीकेशन इन डिटेक्शन ऑफ metal ions such as Cu+2 Ag+ वगैरह डिटेक्ट करने में भी काम आते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ये बेसिकली यही बताया गया कि NH3 पे लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा बेसिक होता है, मतलब ज्यादा नहीं, लोन पेयर होने की वजह से इट एक्ट्स एज लुईस बेस। ये इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, ठीक है, और डोनेट करके मेटल एटम से एक बॉन्ड बना लेता है, लिंकेज बना लेता है, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसको एक एप्लीकेशन हो जाता है, जिससे हम इजीली बता सकते हैं कि Cu+2 कौन सा है, Ag+, मतलब मेटल डिटेक्ट करते हैं बेसिकली। ठीक है, यस सर। ये लिख लीजिएगा तो बताइएगा। डन। वेरी गुड, सक्षम। डन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ देखते हैं इसके जैसे Cu+2 है, ठीक है, Cu+2 है एक्वस सॉल्यूशन में, अभी ये ब्लू कलर का है। एक काम करिए, ब्लू, ये ब्लू होता है ना जो लिखूंगा मैं भी, ये अभी ब्लू कलर का, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये रिएक्ट करेगा किससे, NH3 से। यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ NH3 आएंगे, ठीक है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, और ये बना लेगा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको हम क्या लिख देंगे, CuNH3 का होल 4 टू द पावर +2 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी किस में होगा, एक्वस में होगा, लेकिन ये डीप ब्लू हो गया, ठीक है, ये किस में हो गया, डीप ब्लू कलर का हो गया, डीप ब्लू। दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे Ag+ वाला, तो Ag+ ले लिया हमने, ठीक है, और ये एक्वस सॉल्यूशन में, और इसके साथ Cl- को रिएक्ट करा दिया मैंने, ये Cl- है, Cl- को मैंने रिएक्ट करा दिया एक्वस सॉल्यूशन में, और AgCl सॉलिड हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कलरलेस है, ठीक है, और यहाँ पे वाइट पीपीटी दे देगा। ठीक है,
अगर मैं AgCl को रिएक्ट करा देता हूँ, AgCl ये वाइट PPT है जो सॉलिड में है, ठीक है, NH3 से, तो यहाँ पे एक कलरलेस कंपाउंड दे देगा, कलरलेस कॉम्प्लेक्स दे देगा, जिसको हम क्या लिख देंगे, AgCl, AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl ये एक्वस में चला जाएगा, ठीक है, ये कलरलेस हो जाएगा। हो गया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप लोगों को पास NCERT है तो उसमें देखेंगे आप लोग, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिकली यहाँ 5 ऑक्साइड्स दे रखा है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा आपका N2O हो गया, NO हो गया, N2O3 हो गया, NO2 हो गया, फिर N2O4 हो गया, फिर आपके पास N2O5 हो जाएगा, ठीक है, 6 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, नाइट्रोजन forms a number of oxides, number of oxides, जिसमें आ जाएगा आपके पास N2O, NO, N2O3, N2O4 या NO2 ले लीजिए, फिर आ जाएगा आपके पास N2O4 एंड N2O5। ये सारे आपके क्या हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए। ऑल दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन exhibit, all these oxides of nitrogen exhibits p pi multiple bond, p pi multiple bond या multiple bonding between nitrogen and oxygen। NO को हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रोजन, N2O को नाइट्रोजन ऑक्साइड कहेंगे, फिर NO को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, फिर डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड हो जाएगा N2O3 को, और फिर NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, N2O4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, और N2O5 को हम क्या लिख सकते हैं, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। हो गया, वेरी गुड। अब एक काम करिए, ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड लिखा हूं मैं, ठीक है, इनका जल्दी से ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए मुझे, N2O से लेके NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। सर N2O का +1, N2O का +1, वेरी गुड, सर NU का +2, वेरी गुड, सर ऐसा ही है ना, यस सर, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका N2O NO का ऑक्सीडेशन स्टेट,
ठीक है। अब देखिए इसकी प्रिपरेशन एक एनसीईआरटी में पूरी टेबल दे रखी है, ठीक है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसके फॉर्मूले की। नाम तो आप लोगों को पता है ना, ये क्या होगा, N2O लिखा हूँ, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और एक अभिनव, ये लिख लिया आप लोगों ने? अभिनव यस सर। लिख लिया। स्लाइड चेंज करूं? यस। देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं N2O, ठीक है। फिर क्या था, जल्दी नाम बताइए? NO, ठीक है। फिर क्या अपने पास N2O3, फिर क्या अपने पास NO2 है, फिर अपने पास क्या है N2O4 है, फिर अपने पास क्या है N2O5 है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधे सीधे ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, ये +4 होगा, ये भी +4 होगा, ये भी ये +5 हो जाएगा, ठीक है। नाम की बात कर रहे हैं, डाई नाइट्रोजन, यहाँ क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टॉक नोटेशन के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? स्टॉक नोटेशन के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? नो। अभिनव, चलिए स्टॉक नोटेशन आपने जरा सा दे रखा है आपको क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। सर वो रोमन में जो लिखते हैं। यस, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर ये हो जाएगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, फिर यहाँ हो जाएगा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पेंटॉक्साइड हो जाएगा, पेंटॉक्साइड। ये टेट्रा नहीं, टेट्रोक्साइड हो जाएगा, टेट्रोक्साइड। देखिए इसमें अगर हमें स्टॉक नोटेशन में लिखना हुआ ना, तो देखिए कैसे लिखते हैं, कितना आसान है। यहाँ लिखेंगे हम नाइट्रोजन, यहाँ लिख देंगे चुपचाप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिख दिया हमने। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का यहाँ कितना है, +1 है। 1+1 रोमन न्यूमरल में माइनस प्लस का कोई सीन नहीं होता, यहाँ पे लिख देंगे 1 ऑक्साइड, क्योंकि जो वैरी कर रहा है वो बस नाइट्रोजन वैरी कर रहा है। ऑक्सीजन तो हर जगह -2 है कि नहीं, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड की जगह क्या लिख देंगे हम, सीधे नाइट्रोजन लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है +2 आ रहा है, तो 2, और फिर क्या लिख देंगे, ऑक्साइड लिख देंगे। यही होता है आपका स्टॉक नोटेशन, और ये पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे डाई नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हमें डाई वाई लिखने की जरूरत नहीं होती, हम सीधे लिखते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं 3, और उसके बाद ऑक्साइड, जिससे हमें ये स्पेस रहता है थोड़ा सा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन सटा सटा के लिख दिया था मैं, टच करा के, ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, नाइट्रोजन, और कितने स्टेट में है, 4 स्टेट में है, 4 स्टेट में है ना, हाँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाइऑक्साइड आ जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाएगा, सॉरी। यहाँ पे वो करने की जरूरत होती नहीं, वो अंडरस्टूड हो जाता है। आगे का 2 लिख सकते हैं आप लोग। N2O4 का बताइए क्या होगा। यहाँ भी यही चीज आ जाएगा, नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। यहाँ पे अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड आ जाएगा ना। यस। तो बहुत आसान है ये, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन की बात कर ले तो हम अगर NH2 की जब प्रिपरेशन की बात करते हैं, रुक जाइए जरा, इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं कि NO2 N2O कैसे बना, तो NH4 NO3 को हम हीट कर देंगे ना, तो ये सीधे सीधे दे देगा N2O +2H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रिपरेशन, अगर मान लीजिए NO का प्रिपरेशन करना है, तो NO का तो मैंने दिखाया था, या तो N2+O2 कर दीजिए और 2000 केल्विन दे दीजिए, सीधे सीधे क्या दे देगा आपका, NO दे देगा, ठीक है। तो वो प्रिपरेशन भी चल जाएगा यहाँ। दूसरा एक प्रिपरेशन बड़ा सा रिएक्शन होता है, उसको लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या आ जाता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस में आ जाएगा 2 FeSO4 आयरन सल्फेट, और प्लस में 3H2SO4 3H2SO4, तो ये सीधे सीधे दे देगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस में आ जाएगा यहाँ 2NaHSO4, और फिर आपका दे देगा NO, क्या दे देगा, NO दे देगा NO, और इसके साथ वाटर भी
रिलीज होता है। तो ये बड़ा सा मैं रिएक्शन लिखा हूँ एनओ बनाने का। वैसे एनओ बनाने का जो दूसरा तरीका है हमारे पास पहले ही बता दिया हूँ मैं, N2 लीजिए, O2 ले लीजिए और इसको 2000 ऑलमोस्ट केल्विन पे हीट कर दीजिए, 2NO दे दिया, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही तो बनाना था, बन गया नाइट्रोजन ऑक्साइड। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। अब Yes, यहाँ पे बनाना है N2O3। N2O3 की बात हो रही है तो हम सीधे क्या करेंगे, 2NO लेंगे, ठीक है, और N2O4 एक जगह से लेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, हमारे पास बन जाएगा N2O3, ठीक है। अब ये NO2 बनाना है। NO2 बनाना और आसान है, कैसे बनाएंगे, या तो आप लेड नाइट्रेट ले लीजिए PbNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे इसको कर देंगे हीट थोड़ा कम टेम्परेचर पे, ये तो ऑलरेडी वो होता है, लेड 250 केल्विन टेम्परेचर पे ला देंगे, तो ये सीधे सीधे क्या दे देगा, एक मिनट रुक जाइए, 2N2O3 पे हम 270, यहाँ पे इसको टेम्परेचर रखेंगे, टेम्परेचर थोड़ा दिक्कत कर दिया, यहाँ 250 केल्विन पे ले जाएंगे, और यहाँ पे जब बात करते हैं तो इसको हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे दे देगा आपका 4NO2 और बाकी सब रिलीज हो जाएगा, 2PbO रिलीज हो जाएगा और प्लस में O2 भी भाग जाएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बेसिकली NO2 का प्रिपरेशन था, ये N2O3 का प्रिपरेशन था। बचा हुआ दो और प्रिपरेशन अगले स्लाइड में लिख देता हूँ। done sir. सक्षम? डन। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बनाना है, N2O4 बनाना है। हम क्या करेंगे, 2NO2 को लेंगे और इसको कूल करेंगे, तो हमें दे देगा, कूल करेंगे तो ये दे देगा N2O4, और हीट करेंगे इधर से, मान लीजिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो 2NO2 वापस दे देगा। अब हमें N2O5 बनाना है। N2O5 बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। HNO3 लिया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, तो 4HNO3 ले लिया और इसको रिएक्ट करा दिया मैं P4O10 से, तो ये सीधे सीधे क्या दे देगा अपने पास, 4HPO3 और प्लस में 2N2O5 दे देगा। तो ये इसका भी प्रिपरेशन है। हो गया? सर यस। सर जो N2O4 का रिएक्शन है सर, उसमें और किसी चीज से रिएक्ट नहीं करते, अपने आप ही हो जाता है वो। हाँ, इसको कूल कर दीजिए, ये चेंज होते रहता है, चेंज हो जाएगा इजीली। ओके। ठीक, स्लाइड चेंज करूं? और भी तरीके होंगे N2O4 बनाने का, ये आसान तरीका। अभिनव? डन। चलिए, Done. अब देखिए अपने पास क्या आता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है अपने पास HNO3। HNO3 की जब बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन इधर लगा रहता है और एक हाइड्रोजन ऐसे लगा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये 121 पिकोमीटर का होता है, ये 130 डिग्री होता है इन दोनों के बीच में, ये 102 डिग्री का होता है, और ये 96 पिकोमीटर का होता है ये बॉन्ड लेंथ, और ये 140.6 पिकोमीटर का होता है, ठीक है। यह है स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे प्रिपरेशन की जब बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, आपका सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 को रिएक्ट कराते हैं, जिससे हमें HNO3 मिलता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन द लेबोरेटरी nitric acid is prepared by heating KNO3 ले लीजिए या फिर NaNO3 ले लीजिए, NaNO3 and concentrated H2SO4 in a glass retort. ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें करते क्या है कि लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है, KNO3 और या NaNO3 को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड H2SO4 में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं एक रिटॉर्ट ग्लास में, मतलब वही हो गया आपका लेबोरेटरी में यूज करते हैं ग्लास वगैरह, ठीक है, उसके उसी को कहते हैं रिटॉर्ट। वैसल जो यूज होता है डिस्टिलेशन वगैरह के लिए, उसको कहते हैं। तो इसका रिएक्शन लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, NaNO3 रिएक्ट विद H2SO4, इसको हीट करते हैं तो ये दे देगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस में दे देगा HNO3, तो अपने पास मिल जाएगा ये HNO3। क्लियर है? यस सर। सर वो क्या है ग्लास में, ग्लास ग्लास रिटॉर्ट है, RETORT, रिटॉर्ट है। ओके। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्लास में ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्वेश्चंस वगैरह होंगे और उसके बाद 16th ग्रुप में हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है, संडे में, सैटरडे में, सॉरी सैटरडे और संडे में 16 17 प्रोसेस करेंगे करने को, ठीक है। सक्षम, अभिनव, कोई डाउट? सर इसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही पढ़ेंगे? जी इसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही पढ़ेंगे? हाँ, इस वीक मैं समझा नहीं। नहीं सर, इस ग्रुप में सिर्फ नाइट्रोजन ही पढ़ना है? हाँ, इस ग्रुप में नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स है, ये पढ़ना है। जो भी कंपाउंड्स होंगे उनके बारे में पढ़ना होगा हमें, ठीक है। अभी फॉस्फोरस आएगा तो फॉस्फोरस में P410 वगैरह बचा हुआ है, वो सब भी करेंगे, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। सर ऐसे सारे ग्रुप्स का करना है? हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वही सब करेंगे, ठीक है। हर एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को पढ़ना है। जैसे अभी फॉस्फीन आएगा आपका PH3, ठीक है, फॉस्फोरस का, उसका एलोट्रॉप्स आएगा, समझ रहे हैं? यस अभी सर। नो, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज तो इतनी क्लास थी ना, 8 PM तक। यस अभी आपका पेपर है ना अभिनव? सर क्लास है। अच्छा, क्लास, चलिए ठीक है, फिर सैटरडे में मिलते हैं हम लोग, ओके। यस सर। ओके।